तो आज के लेसन में हम इतने 9 टॉपिक कवर करने वाले हैं। उसमें हम लोग यहाँ पे जो भी ट्रेनिंग ले रहे हैं तो यहाँ पे कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल है ट्रेनिंग के लिए। हमारे पास व्हाइट बोर्ड, मार्कर है, प्रोजेक्टर है और हमारे पास एक हमारा YouTube का चैनल है। ये हमारा पहला लेसन है तो इसमें रिव्यू कुछ होता नहीं है, लेकिन आगे हमने क्या किया, एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट किया, इंट्रोडक्शन किया और नोटबुक्स वगैरह परचेज किया, ठीक है ना। और उसके बाद बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर की हमने, हमारा इंट्रोडक्शन हुआ, ठीक है। ITI क्या है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ITI क्या है, कौन बोलेगा, बोलो। वो उसका पूरा नाम है, मैंने ITI का नाम नहीं पूछा, ITI क्या है। तो ITI मतलब पहले तो उसका पूरा नाम है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और ये ऐसे इंस्टीट्यूट है जो कि इंडस्ट्री में जो वर्कर्स चाहिए सेमी स्किल्ड उसको ये डेवलप करती है, क्रिएट करती है, ठीक है। तो ये एक ऐसी इंस्टीट्यूट है जो इंडस्ट्री में जो डिमांड है जो स्किल की, उसके हिसाब से क्या करती है कि स्किल डेवलप करके वर्कर्स को कंप्लीट करती है, तैयार करती है। एक ऐसा वर्कर वो क्रिएट करती है, डेवलप करती है जो कि इंडस्ट्री के हिसाब से वो काम कर सके। MMV क्या है, MMV ऑटोमोटिव सेक्टर का 2 साल का एक ऐसा कोर्स है जिसमें ऑटोमोबाइल क्षेत्र का ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया जाता है। मोटिवेशन में हमने क्या सीखा कि ITI में MMV का कोर्स करके आप चाहो तो बड़ी से बड़ी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री वर्कशॉप के मालिक भी बन सकते हैं, अच्छी से अच्छी जॉब भी मिल सकती है। सबसे अच्छी जॉब कौन सी है, अगर आपको सिर्फ ITI पास आउट करके अच्छा एक जॉब हासिल करना है तो वो होगा गवर्नमेंट जॉब। और उसमें भी ITI में अगर जैसे हम लोग आपको पढ़ाते हैं सुपरवाइजर, इंस्ट्रक्टर, ऐसा जॉब अगर आपको ITI करने के बाद हासिल करना है तो वो भी पॉसिबल है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे डिप्लोमा डिग्री, मास्टर डिग्री करने के बाद लगे हैं, लेकिन आपके पास ये रास्ता है कि आप ITI करने के बाद भी ये पोस्ट पे जॉब हासिल कर पाओ। उसके लिए क्या करना होगा हम आगे देखेंगे, लेकिन MMV का कोर्स करने से आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपना कैरियर डेवलप कर पाओगे, ये कंफर्म है। कंपैरिजन किससे करना है, तो 10th पास आउट करने के बाद जो भी स्टूडेंट कोई 11वीं 12वीं में आगे एजुकेशन में एडमिशन लेता है, कोई ITI करता है, ठीक है। तो जो 11th 12th में आगे पढ़ाई करेगा उसके बाद 3 साल क्या करेगा, कॉलेज करेगा और उसके बाद वो जॉब ढूंढेगा। और जैसे कि ये मोइन ने बताया कि 5 साल का कोर्स करने के बाद मतलब 11th 12th और 3 साल कॉलेज करने के बाद भी उसके पास ऐसी कोई भी स्किल नहीं होती कि वो खुद का बिजनेस, खुद का कुछ इंडस्ट्री मतलब एस्टेब्लिश कर पाए, चालू कर पाए। लेकिन ITI करने के बाद 1 साल या 2 साल का कोर्स करने के बाद उसके पास ऐसी स्किल होती है कि वो अपना खुद का वर्कशॉप चालू कर सकता है। जॉब तो उसको मिलेगी, वो तो यहाँ से इंस्टीट्यूट से उसका प्लेसमेंट हो जाएगा। जॉब के लिए ITI के स्टूडेंट को कहीं पे जाने की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि क्या होता है, जिस इंडस्ट्री के लिए हम लोग सेमी स्किल वर्कर डेवलप कर रहे हैं वो इंडस्ट्री के साथ ऑलरेडी MOU होता है और उस हिसाब से यहाँ पे स्किल डेवलप होती है और प्लेसमेंट होती है। तो ITI के थ्रू ही प्लेसमेंट हो जाती है। जैसे कि हमारा सूरत ITI है, यहाँ पे मारुति सुजुकी के साथ हमारा MOU है। तो मारुति सुजुकी ने सूरत ITI में 3 अलग अलग वर्कशॉप अपने खुद के बनाए हैं। एक है MMV का जो कि 30 से 35 लाख का खर्चा करके बना है। दूसरा है ऑटो बॉडी रिपेयरर जिसमें बॉडी शॉप का काम होता है, डेंटिंग का, रिपेयरिंग का। और तीसरा है ऑटो बॉडी पेंटर जिसमें पेंटिंग का काम होता है। तो ये 3 वर्कशॉप 35-40 लाख खर्च करके मारुति ने सूरत ITI में बनाए हैं और मारुति के ट्रेनर आके यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं। और जो भी ट्रेनिंग ये ट्रेनिंग कंप्लीट करता है ITI का
कोर्स कंप्लीट करता है और दोनों की एग्जाम पास आउट करता है, उसको मारुति जॉब ऑफर करती है। वो जॉब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में भी होती है और यहाँ पे जो सूरत और आजू बाजू के जो इंडस्ट्री है उसमें जो मारुति के वर्कशॉप है उसमें भी होती है। तो जॉब के लिए ITI के ट्रेनीज को इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है जितना बाकी के लोगों को करना पड़ता है जो कि नॉन टेक्निकल कोर्सेज में होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कंपैरिजन। और हमने जैसे बताया कि डिप्लोमा डिग्री, मास्टर डिग्री करके जो जॉब हासिल होता है वही जॉब अगर आपको चाहिए तो वो भी पॉसिबल है। कौन सा जॉब? ITI में सुपरवाइजर इंस्ट्रक्टर का। पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ITI। तो हमने ITI के बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है, फुल फॉर्म हमें पता है। और ITI क्या करती है? तो वर्कर्स को डेवलप करती है। कैसे वर्कर्स को? इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ जो सूरत के आजू बाजू जो भी इंडस्ट्री है ऑटोमोबाइल की, तो ऑलमोस्ट जितनी भी सारी कंपनियां हैं जो ऑटोमोबाइल्स के व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सेल्स और सर्विस की उसके वर्कशॉप है, तो उनको जो स्किल के वर्कर्स चाहिए वो यहाँ पे डेवलप होते हैं। ये जो ITI है वो कौन से मंत्रालय के अंदर होता है? मिनिस्ट्री ऑफ, बोलो, पढ़ो ये क्या लिखा है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, और ये जो ट्रेनिंग है आपको, जिसने NCVT में एडमिशन मिला है, जिसको GCVT में मिला है, तो जो लोगों को NCVT में एडमिशन मिला है उनको नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट मिलेगा, NTC। ठीक है, और NCVT का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। वोकेशनल मतलब क्या होता है? नेशनल मतलब नेशनल लेवल का हो गया। ठीक है, ट्रेनिंग हमें पता है कि कोई भी चीज सीखने के लिए उसकी ट्रेनिंग होती है, तालीम। ठीक है, तो वोकेशनल क्या है? किसी को पता है? व्यवसाय लक्षी, जिससे आपको जॉब मिले, जिससे आप अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो वो हो पाए। ठीक है, ऐसी जहां पे ट्रेनिंग मिलती है। फिर ये जो इंस्टीट्यूट है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है। ठीक है, तो उसके स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर कौन है और उसका फ्लो कैसे है? तो सबसे ऊपर ITI में जो ITI का हेड होता है वो कौन होता है? प्रिंसिपल। ठीक है, कौन होता है? प्रिंसिपल। जैसे हमारी सूरत की संस्था है, इंस्टीट्यूट है ITI, तो वो क्या है? नोडल इंस्टीट्यूट है। मतलब सूरत ITI के अंदर और बहुत सारे छोटे छोटे ITIs है। सूरत में सबसे ज्यादा कोर्सेज है। कितने कोर्सेज है? 35 प्लस कोर्सेज यहाँ पे चालू है। कहीं पे छोटे ITI होते हैं जो वहां की इंडस्ट्री के हिसाब से कोर्सेज वहां पे चालू होते हैं। ठीक है, तो आजू बाजू के जो ITIs है वो सूरत के अंदर आते हैं। तो सूरत जो ITI है वो नोडल इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल होंगे वो क्लास 1 प्रिंसिपल होगा एक, और उसके अंदर क्लास 2 प्रिंसिपल होंगे। ठीक है, और उसके अंदर कौन होता है? वाइस प्रिंसिपल। तो इंस्टीट्यूट का हेड कौन है? प्रिंसिपल। उसके अंदर वाइस प्रिंसिपल, उसके अंदर फॉरमैन इंस्ट्रक्टर। आप लोग जो पास निकालने के लिए जो साइन लेने जाते हैं फॉरमैन ऑफिस में, तो ये फॉरमैन ऑफिस में जो बैठते हैं वो फॉरमैन इंस्ट्रक्टर है। उनका काम है कि हम जैसे पढ़ाते हैं सुपरवाइजर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट पे, तो हमारे ऊपर वो वॉच रखे और अच्छी से अच्छी तालीम, ट्रेनिंग हो, वो सब मैनेज करना है। तो सबसे ऊपर हो गए प्रिंसिपल, उसके नीचे वाइस प्रिंसिपल, उसके नीचे फॉरमैन इंस्ट्रक्टर, और उसके नीचे हम लोग सुपरवाइजर इंस्ट्रक्टर। और बाकी का जो स्टाफ है, जो भी ट्रेनिंग का, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस का, अप्रेंटिस का, फिर आपका रोजगार के लिए हो जाएगा। ठीक है, वो जो भी पूरा स्टाफ है वो प्रिंसिपल के अंदर होता है। तो पूरा फ्लो हमने समझ लिया कि इंस्टीट्यूट का स्ट्रक्चर कैसे है। ठीक है,
ये जो मिनिस्ट्री हमने देखा कि कौन से मंत्रालय के अंदर ITI आता है, तो उसकी ये वेबसाइट है। उसकी वेबसाइट में क्या लिखा है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय। तो ये जो मंत्रालय है उसके अंदर हमारा इंस्टीट्यूट आता है। ट्रेनिंग पैटर्न कैसा है? तो ट्रेनिंग दो प्रकार की होती है इंस्टीट्यूट में, ITI में। एक है CTS और दूसरा ATS। CTS का मतलब होता है क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम। क्या होता है मतलब? क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम। जो आप लोगों को ट्रेनिंग मिलती है उसे क्या कहते हैं? क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम। ये स्कीम के अंतर्गत उसके अंदर आपको ट्रेनिंग मिलती है। उसमें भी दो प्रकार के एडमिशन होते हैं, सर्टिफिकेट मिलते हैं। एक है नेशनल लेवल का और दूसरा है स्टेट लेवल का। तो क्योंकि ये गुजरात स्टेट है तो यहाँ पे जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसे हम GCVT बोलेंगे। ठीक है, गुजरात काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, और NCVT का नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। ठीक है, आप लोगों के मन में, कई लोगों के मन में ये सवाल होगा कि मेरा कौन सा कोर्स है, मुझे NCVT में एडमिशन मिला है या GCVT में। तो ये साल जो एडमिशन हुआ है वो पूरा ऑनलाइन हुआ है, तो उसमें अभी वो क्लियर नहीं हुआ है। जैसे ही वो लिस्ट आ जाएगा, वो मेरिट के हिसाब से होता है। आपका मेरिट हाई होगा तो आपको NCVT में मिला होगा एडमिशन, और NCVT की सीट फुल हो गई होगी, उसके बाद जिसको मिला है वो GCVT का एडमिशन होगा। ठीक है, NCVT का सर्टिफिकेट जो होता है वो नेशनल लेवल का होता है और वो वर्ल्ड वाइड वैलिड है। आपको आउट ऑफ इंडिया भी जाना है, ठीक है, तो उसमें भी ये वैलिड होता है। GCVT का जो होता है वो आउट ऑफ इंडिया वैलिड नहीं होता है। ठीक है, तो जो भी GCVT के कोर्सेज में जिसको एडमिशन मिला है उसको मन में थोड़ा ऐसा होगा कि अब मेरा क्या होगा या मुझे नुकसान होगा, तो उसके भी रास्ते हैं। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एक पैटर्न हो गया CTS, क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम, जो ITI में यहाँ पे फुल टाइम जो ट्रेनिंग मिलती है वो होती है। और दूसरा होता है ATS। ATS का मतलब क्या होता है? अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम, जो कि ITI पास आउट होने के बाद होता है। और वो किस लिए होता है? अप्रेंटिस करना क्यों जरूरी है? क्योंकि ITI पास किया हुआ जो ट्रेनी है वो सेमी स्किल्ड कहलाता है। उसके अंदर स्किल है लेकिन 100% वो स्किल नहीं है। उसको 100% तक ले जाने के लिए, उसको स्किल्ड टेक्नीशियन बनाने के लिए, जो एक्चुअल में जो इंडस्ट्री होती है वो इंडस्ट्री में उसको एक्सपीरियंस लेना होता है। वो एक्सपीरियंस ITI पास आउट होने के बाद अगर कोई अप्रेंटिस का फॉर्म भरेगा, उसमें एडमिशन लेगा और उसके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो किसी कंपनी में काम करेगा और अपनी 1 साल की ट्रेनिंग, 2 साल का कोर्स होगा हमारा MME का, तो 1 साल का अप्रेंटिस उसका होगा। तो 1 साल का अप्रेंटिस कंप्लीट करने के बाद अगर वो अप्रेंटिस की एग्जाम क्लियर कर लेता है तो उसे नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जो होता है NAC, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। जो NCVT में जिसको एडमिशन मिला है उसको सीधे ITI से ही नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट मिल जाता है, जो होता है NTC, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। तो जिसने GCVT में एडमिशन लिया है, जिसको GCVT में एडमिशन मिला है, उसको अगर नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए तो उसको अप्रेंटिस कर लेना है। वैसे भी आप जॉब तो करने ही वाले हो, ठीक है ना। तो क्या करना है? अप्रेंटिस का कॉन्ट्रैक्ट करके उसके अंदर आपको 1 साल एक्सपीरियंस लेना है और एग्जाम देना है, तो क्या हो जाएगा? नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो इतना ज्यादा फिर डिफरेंस नहीं रहेगा। और इन फ्यूचर जो भी जॉब वैकेंसी रिक्रूटमेंट होगा उसमें अगर कहीं पे नेशनल NTC लिखा होगा तो उसमें ऑब्लिक करके NAC भी लिखा होगा, तो आप उसमें भी एलिजिबल हो जाओगे, जहां पे GCVT का सर्टिफिकेट होने से आप एलिजिबल नहीं थे। क्लियर हो गया? इसमें कुछ डाउट है तो पूछिए।
जीसीबीटी और एनसीबीटी में जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस को हम अप्रेंटिस का कोर्स करने के बाद, अप्रेंटिस की ट्रेनिंग लेने के बाद, एग्जाम पास आउट करने के बाद, अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट लेने से वो डिफरेंस क्लियर कर सकते हैं। पहले क्या होता था, जो भी जीसीबीटी में एडमिशन लेते थे वो जीसीबीटी में आईटीआई का कोर्स पास आउट करने के बाद एक्सटर्नल एग्जाम दे सकते थे एनसीबीटी की, लेकिन वो बंद हो गया है, वो अभी सिस्टम चालू नहीं है। तो ये रास्ता हमारे पास है। तो अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंदर इंडस्ट्री को अप्रेंटिस के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ट्रेनीज को, जो कि पास आउट ट्रेनीज है, उसको लेना पड़ता है। ये एक्ट है, ठीक है। तो ये एक्ट जो बना था वो 1961 में बना था, और गुजरात में वो कब से लागू हुआ था? 1963 में। तो आईटीआई में कोर्स 1 साल के होते हैं, 2 साल के होते हैं, ठीक है। और उसमें क्या है डिफरेंस? 1 साल का कोर्स करने से आप सीधा 1 साल के बाद जॉब या अप्रेंटिस कर सकते हो। 2 साल का कोर्स करने से एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है? एक तो आपको 10+2 इयर्स का आपने कोर्स किया है, तो 12th की इंग्लिश की एग्जाम देने से आपको 12th इक्विवेलेंट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो जो 11th 12th में एडमिशन लेता है, फिर फेल हो जाता है, फिर वो पढ़ाई छोड़ देता है, उससे अच्छा है 10वीं के बाद आईटीआई कर लो, 2 साल का कोर्स। आपका आईटीआई का तो सर्टिफिकेट आपको मिल ही जाएगा, साथ में केवल 12th की इंग्लिश की एग्जाम देने से आपको 12वीं का भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 12th इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, जिससे आप जनरल स्ट्रीम में आगे अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आप कर पाओगे। साइंस में एडमिशन नहीं मिलता है। 1 साल 2 साल का कोर्स होता है, वो हमने देख लिया। फिर शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, 2 months 4 months 6 months ऐसे, वो कोर्स करके भी हम इंडस्ट्री में जॉब प्राप्त कर सकते हैं। आईटीआई में प्लेसमेंट एडवाइजरी ब्यूरो होता है, जिसका काम होता है आईटीआई में कैंपस इंटरव्यू करवाना, जॉब फेयर करवाना और अप्रेंटिस के लिए रिक्रूटमेंट करवाना, ठीक है। तो ये सारे काम आईटीआई में हो जाते हैं। अलग से प्लेसमेंट एडवाइजरी ब्यूरो करके डिपार्टमेंट होता है, जिसमें स्पेशली रिक्रूटमेंट के, जॉब प्लेसमेंट के, अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट के काम होते हैं। तो आपको कहीं पे भी बाहर जॉब के लिए, अप्रेंटिस के लिए जाने की जरूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन टू ट्रेड एमएमवी, मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड का पूरा नाम है, 2 साल का कोर्स है, ठीक है। और ये ऑटोमोटिव सेक्टर का कोर्स है। हम सबको पता है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है, जिसमें दिन ब दिन नई नई मॉडल्स, बाइक्स, कार्स, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च होते जाते हैं, ठीक है। और उसमें मेंटेनेंस, रिपेयरिंग की आवश्यकता होती है, और ये मेंटेनेंस और रिपेयरिंग एक प्रोफेशनल तरीके से करने के लिए आईटीआई में ऐसे ऑटोमोबाइल के कोर्सेज बनाए गए हैं, जिसमें से एक है मैकेनिक मोटर व्हीकल, और ये एक इंजीनियरिंग ट्रेड है। ये कोर्स का जो स्ट्रक्चर है, मतलब उसमें 2 साल का कोर्स है, तो कितने आवर्स थियरी के, कितने आवर्स प्रैक्टिकल के और अन्य सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम दिया गया है, उसका ये टेबल है। इसमें प्रोफेशनल स्किल मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज, जो आप खुद कर सको। नॉलेज मतलब जिसका आपको पता है, बेसिक उसका वर्किंग प्रिंसिपल आपको पता है, तो उसे नॉलेज कहा जाता है। लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम है, उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, कैसे रिपेयर करना है, अगर वो आप खुद कर सको अपने हाथों से, तो उसे क्या कहा जाएगा? स्किल कहा जाएगा। तो जो प्रोफेशनल स्किल है एमएमवी की, ऑटोमोटिव सेक्टर की, उसके लिए जो टाइम यहाँ पे मैनेज किया गया है वो कितना है? 1 साल में कितने आवर्स है? 840, ठीक है। और दूसरे साल में
840। ये किसके लिए है? प्रोफेशनल स्किल, मतलब प्रैक्टिकल के लिए, जो कि थियरी के कंपैरिजन में थोड़े ज्यादा है। ठीक है, प्रोफेशनल नॉलेज मतलब ट्रेड थियरी, उसके लिए कितना टाइम दिया गया है? एक साल में 240 और दूसरे साल में 300। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, उसके लिए फर्स्ट ईयर में कितना टाइम दिया है? 120 और दूसरे साल में 60। तो कुल मिलाकर एक साल की जो ट्रेनिंग होती है वो होती है कितने आवर्स की? 1200। ठीक है, और ऑन द जॉब ट्रेनिंग OJT, उसके लिए कितना टाइम दिया गया है? 150 आवर्स। ठीक है, ऑन जॉब ट्रेनिंग किसके लिए होती है? जो काम एक्चुअल इंडस्ट्री में होता है वो काम सीखने के लिए OJT होती है, मतलब ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जो कि हर साल, मतलब 2 साल का कोर्स है, तो पहला साल जब खत्म होगा तब और दूसरा साल जब खत्म होगा तब आपको इंडस्ट्री में जाके 150 आवर्स की ऑन जॉब ट्रेनिंग लेनी होगी। और अगर वो पॉसिबल नहीं हुआ तो क्या करना है? प्रोजेक्ट वर्क, प्रोजेक्ट बनाना है। एक साल में इतने सारे टॉपिक्स कवर होने वाले हैं। सेफ्टी है, टूल्स है, फास्टनिंग एंड फिटिंग ऑपरेशंस, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, आर्क एंड गैस वेल्डिंग, हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक्स, और वो किसके लिए? ब्रेक में जो यूज होते हैं वो सिस्टम, और इंजन के रिलेटेड ये खाली नाम लिखा है, तो इंजन खाली एक इंजन के बारे में सिखा के छोड़ नहीं दिया जाएगा, इंजन के बारे में पूरा डिटेल्स में है। तो आपको लगेगा कि एक साल में खाली इतने ही टॉपिक है, लेकिन ये पूरा विशाल सब्जेक्ट है। ठीक है, इंजन में 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, डायरेक्ट इंजन, इनडायरेक्ट इंजन, अलग अलग प्रकार के इंजन कैसे काम करते हैं, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, और उसका ट्रबल शूटिंग, उसके पार्ट्स के बारे में, उसके रिपेयरिंग के बारे में, ये सब। फिर है गाड़ियों की सिस्टम, जैसे कि कूलिंग सिस्टम, लुब्रिकेशन सिस्टम, इंटेक, एग्जॉस्ट सिस्टम, डीजल सप्लाई सिस्टम, स्टार्टर मोटर ऑल्टरनेटर। तो ये सारे जो टॉपिक्स है वो फर्स्ट ईयर में कंप्लीट होने वाले हैं। सेकंड ईयर में क्या है? ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब किसी को पता है? नहीं पता है? ट्रांसमिशन मतलब ट्रांसमिट करना, एक जगह से दूसरी जगह उसको फ्लो करना, ट्रांसमिट करना। गाड़ी में जब इंजन चालू होता है तो इंजन में क्रैंकशाफ्ट घूमती है, उसके ऊपर जो फ्लाईव्हील लगा हुआ होता है वो घूमता है, तो उसकी जो मोशन है रोटरी मोशन, उसको रोड व्हील तक ले जाना होता है। ठीक है, तो उसके लिए इंजन के फ्लाईव्हील से लेके रोड व्हील तक जो सिस्टम होती है, जो इंजन की गति को रोड व्हील, जो गाड़ियों में जो पहिए लगे हुए होते हैं, उसको घुमाना होता है। तो इंजन के फ्लाईव्हील से लेके रोड व्हील तक जो सिस्टम लगी हुई होती है, जो कि इंजन की गति को रोड व्हील को ट्रांसमिट करती है, वो सिस्टम को ट्रांसमिशन बोलते हैं, जिसमें एक गियर बॉक्स भी होता है। आपने देखा होगा कि ट्रक है, बस है, उसमें बड़ा सा पाइप नीचे दिखता है और पीछे ऐसे बड़ा सा कोन जैसा दिखता है, कोटी जैसा। ठीक है, तो वो ट्रांसमिशन सिस्टम का भाग है, और उसी ट्रांसमिशन सिस्टम का भाग है गियर बॉक्स। हम लोग फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, रिवर्स गियर जो शिफ्ट करते हैं ना, तो वो ट्रांसमिशन सिस्टम में होता है। फिर होता है चेसिस, जैसे हमारे शरीर में जो कंकाल होता है उसके ऊपर पूरा सब मटेरियल लगा हुआ होता है, वैसे ही गाड़ी में इंजन, व्हील, बॉडी, सीट, ये सब जो चीजें लगी हुई होती है वो किसके ऊपर लगी हुई होती है? चेसिस के ऊपर। सस्पेंशन सिस्टम हमारे कंफर्ट के लिए, गाड़ी में ज्यादा डैमेज ना हो उसके लिए। गाड़ी जब अनइवन रास्ते पे चलती है, ठीक है, कहीं पे खड्डा होता है तो उसमें गिरेगी गाड़ी का टायर, उसमें तो क्या होगा? जर्क लगेगा, झटका लगेगा। तो कम से कम जर्क लगे उसके लिए गाड़ी में जो सिस्टम दिया हुआ है वो होता है सस्पेंशन सिस्टम। फिर है ब्रेक्स, गाड़ी को स्टॉप करने के लिए, गाड़ी की स्पीड को कम करने के लिए गाड़ी में ब्रेक्स दिए हुए होते हैं। मतलब हमारी जो रिक्वायरमेंट है
सिचुएशन के हिसाब से कि हमें इतने डिस्टेंस में गाड़ी को स्टॉप करना है, तो उसके लिए ब्रेक दिया हुआ होता है। बाकी गाड़ी का इंजन स्टॉप कर दो, गियर्स डाउन करके क्लच छोड़ दो, तो गाड़ी धीमे धीमे स्लो स्पीड होगी और बंद हो जाएगी। लेकिन ब्रेक किसके लिए होती है? हम जहां पे चाहे वहां पे गाड़ी को रोक पाए, उतनी मात्रा में गाड़ी की स्पीड को कम कर सके, उसके लिए होते हैं ब्रेक्स। व्हील बैलेंसिंग और व्हील अलाइनमेंट। व्हील बैलेंसिंग कैसे करना है? हमारे पास व्हील बैलेंसर है, आईडीआई में व्हील अलाइनमेंट है, तो वो कैसे करना है वो भी सीखेंगे। ECU, ECU किसी को पता है ECU क्या है? नहीं पता है। हमारे शरीर में जो दिमाग होता है वो क्या काम करता है? फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी आपको लेक्चर दे रहा हूं, तो एक टॉपिक कवर हो गया, मुझे यहाँ पे स्लाइड चेंज करना है, ठीक है? तो दिमाग बोलेगा कि यहाँ पे हाथ ले जाओ और ये वाला एरो की दबाओ, तो स्लाइड चेंज होगा, ठीक है? तो ये पूरा कंट्रोल कौन कर रहा है? किसको पता है क्या करने से क्या होगा? दिमाग को, ठीक है? हाथ को पता नहीं है कि ये यहाँ पे लैपटॉप है और उसका की है, पता किसको है? दिमाग को। काम कौन कर रहा है? हाथ, ठीक है? तो वैसे ही गाड़ी में जो अलग अलग सिस्टम है, तो कौन सी सिस्टम को कैसे काम करना है? फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोल गाड़ी है, उसमें पेट्रोल को इंजेक्ट करना है इंजेक्टर से, तो कितना पेट्रोल सप्लाई करना है, कब करना है, कौन सा वाल्व कब खोलना है, ये पूरा टाइमिंग है। कितनी हवा चाहिए, कितना पेट्रोल चाहिए, ठीक है? ब्रेक लगाई तो कौन से व्हील में कितनी ब्रेक लगानी है। तो गाड़ियों में जो सेंसर होते हैं वो अलग अलग सेंसर, फॉर एग्जांपल महंगी गाड़ियों में टायर में एयर प्रेशर कितना है वो भी मॉनिटर करता है, दिखाता है डिस्प्ले में। तो हर एक टायर पे सेंसर लगा होता है, एयर प्रेशर सेंसर, ठीक है? फिर गाड़ी में स्पीड दिखाती है कि कितनी स्पीड में गाड़ी चल रही है, तो व्हीकल स्पीड सेंसर लगे होते हैं। तो ये जो सारे सेंसर है, ठीक है, हमारी आंख क्या है? सेंसर है कि सामने कौन सा कलर है, क्या पिक्चर है, हम लोग कौन सा दृश्य देख रहे हैं। तो ये सेंसर क्या है? आंख है। और आंख क्या करती है कि सामने जो भी पिक्चर है, जो चित्र है, वो ब्रेन को उसका डेटा भेजती है और ब्रेन उसके ऊपर एनालाइज करके ये डिसीजन लेता है कि सामने जो खड़ा है, वो जो चित्र हम देख रहे हैं वो क्या है, ये रेड कलर है, ये ब्लू कलर है। ये प्रोग्रामिंग पूरा ब्रेन में है और आंख उसको देख के वो सेंसर के तरीके से काम करके वो डेटा ब्रेन को भेजती है, ठीक है? तो ब्रेन में प्रोग्रामिंग होता है कि कौन सी चीज क्या है, डिसीजन लेना है। वैसे ही गाड़ियों में अलग अलग सेंसर होते हैं। सेंसर का काम होता है कि डेटा रीड करके वो ECU को भेजना है और ECU दिमाग का काम करता है, वो डेटा एनालाइज करता है और फिर डिसीजन लेता है, ठीक है? तो ECU के बारे में भी हमें सीखना है। अभी आप देखोगे हम उसका गाड़ी को कंप्यूटर से भी स्कैन करेंगे, सिलेबस में आएगा, तो वो भी हम करेंगे। फिर AC सिस्टम, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, वो खाली AC का काम नहीं करता है, उसको HVAC सिस्टम बोलते हैं। वो क्या है आगे हम सीखेंगे, क्योंकि ठंडी में जब बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है तो हम हीटर भी चालू करते हैं, तो वो AC का ही भाग है, HVAC सिस्टम का, ठीक है? तो वो आगे सीखेंगे। ट्रैफिक रेगुलेशंस, हमें MMV का कोर्स करेंगे तो हमको ड्राइविंग आना चाहिए, ठीक है? तो ड्राइविंग में ट्रैफिक के रूल्स पता होने चाहिए, तो उसके बारे में भी हम सीखेंगे। फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल सबसे टॉप पे चल रहा है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। हर एक कंपनी उसके पीछे लगी है, किसके पीछे? अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, ठीक है? तो इंडिया में सबसे सक्सेसफुल, सबसे पहले अगर कार्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो टाटा मोटर्स, उसने अपने नेक्सॉन EV सक्सेसफुली वो अभी
रन कर रही है मार्केट में। तो ये टॉपिक्स सेकंड ईयर्स में कवर होंगे। और ये जितने भी टॉपिक्स है वो ऐसा तो है नहीं कि खाली उसके ऊपर थोड़ा सिखा दिया और टॉपिक कवर हो गया। फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है ट्रांसमिशन सिस्टम, तो उसमें MT, AT, फॉर एग्जांपल मैनुअल ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, AMT ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन, CVT कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में प्लैनेटरी गियर सेट क्या होता है, फिर हुंडई की वेन्यू में IMT होता है, इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। तो ये सारे जितने भी अलग अलग प्रकार है, उसके कार्य सिद्धांत है, वर्किंग प्रिंसिपल, वो सब हम विस्तार से सीखेंगे। रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस में क्या है आप सबको पता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। क्या है? सबसे पहला रूल्स है कि आपको अगर एग्जाम में अपियर करना है तो 80% आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए और आपको 12 CL मिलेगी, 12 CL, 30 सिक लीव्स, बीमार होते हैं तो आपको लीव मिलती है, और 10 स्पेशल लीव मिलती है। तो ये सारी जो लीव्स मिलती है, CL, सिक लीव्स और स्पेशल लीव्स, वो अगर आप अप्लाई करके फॉर्म भरना होता है, अगर आपको CL चाहिए तो उसका फॉर्म अलग है, सिक लीव्स चाहिए तो आप बीमार हो जाते हैं तो यहाँ पे आ नहीं पाते हैं, तो डॉक्टर के पास मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के यहाँ पे भेजना होता है। ठीक है, तो ये सारी लीव्स आप अगर लोगे तो ऐसा नहीं है कि आपकी यहाँ पे प्रेजेंट गिनी जाएगी, एब्सेंट ही गिनी जाएगी। लेकिन जो रूल्स है यहाँ पे कि अगर आप कंटिन्यूअसली ITI में 3 दिन नहीं आते हो तो एक रिपोर्ट जनरेट होता है, आपके घर पे रिपोर्ट जाएगा कि भाई आपके पापा के नाम पे कि आपका बेटा या बेटी यहाँ पे इतनी तारीख से नहीं आ रहा है। 3 दिन में अगर आप नहीं आए या फोन करके जेन्युइन रीजन नहीं बताया कि भाई इस वजह से मैं यहाँ पे नहीं आ पा रहा हूँ, मैं इतनी तारीख से आ जाऊंगा, तो दूसरे 3 दिन मतलब 6 दिन में दूसरा रिपोर्ट जनरेट होगा और आपके यहाँ आएगा। ऐसे करके 3 रिपोर्ट जनरेट होंगे 9 दिन में। फिर भी आपकी ओर से कोई भी रिस्पांस नहीं आएगा तो 10वें दिन यहाँ से आपका नाम निकाल दिया जाएगा और वो लास्ट रिपोर्ट आपके घर पे आएगा कि आपके बेटे या बेटी का, आपके फादर के नाम पे, कि बेटे या बेटी का यहाँ से नाम निकाल दिया गया है। उसके बाद वापस यहाँ पे एंट्री नहीं हो सकती है। तो ये अटेंडेंस के लिए है, एग्जाम में बैठने के लिए है। मिनिमम अटेंडेंस कितनी चाहिए? 80%। और ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इसलिए यहाँ पे फैक्ट्री एक्ट लागू होता है। सेफ्टी शूज, बॉयलर सूट वगैरह यहाँ पे जरूरी है। एवरी ईयर OJT ऑन द जॉब ट्रेनिंग, 2 साल का कोर्स है तो 2 बार आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग में जाना होगा। ऑन जॉब ट्रेनिंग मतलब जो वर्कशॉप है मार्केट में, एक्चुअल में वर्किंग कंडीशन में अलग अलग कंपनियों के, वहां पे जाके आपको ट्रेनिंग लेनी होगी। और अगर वो पॉसिबल नहीं हुआ तो प्रोजेक्ट वर्क है। फैसिलिटीज अवेलेबल इन द इंस्टीट्यूट, एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल होती है यहाँ पे है ही, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि सूरत ITI में एक बहुत बड़ा बिल्डिंग, 2 बहुत बड़े बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है जो कि कंप्लीट होने में अभी टाइम लगेगा। तो कुछ फैसिलिटीज यहाँ पे ना भी हो सकती है, जैसे कि हॉस्टल नहीं है, लेकिन जनरली ITI में ये सारी फैसिलिटीज होती है। कौन कौन सी? हॉस्टल, लाइब्रेरी, फर्स्ट एड बॉक्स तो हर वर्कशॉप में होता ही है, कैंटीन, फिर अप्रेंटिस डिपार्टमेंट हमारे यहाँ पे है। ITI कंप्लीट होगा, आपको अप्रेंटिस करना है तो पूरा सपोर्ट यहाँ से मिलेगा। प्लेसमेंट ब्यूरो, जॉब चाहिए तो कंपनियों से डेटा मिलता है, आपका यहाँ से डेटा मिलता है, कंपनियों को कौन कौन से ट्रेड से उसको टेक्नीशियन चाहिए, वर्कर्स चाहिए, ठीक है। और हमारे पास ये डेटा है कि कौन कौन से वर्कशॉप से, ट्रेड से कितने कितने ट्रेनीज पास आउट हुए हैं। तो ये डेटा उसका यूज करके प्लेसमेंट ब्यूरो क्या करता है,
जॉब के लिए आपको ऑफर करते हैं, कंपनियों को बुलाते हैं, आपको बुलाते हैं और फिर प्लेसमेंट होता है जॉब के लिए, रिक्रूटमेंट। मॉडल कैरियर सेंटर वो हमारे यहाँ है। मॉडल कैरियर सेंटर में क्या होता है कि आपको कैरियर डेवलप करने के लिए अलग अलग सेमिनार्स होते हैं, कंपनियों को बुलाते हैं। अगर अब्रॉड जाना है फर्दर स्टडी के लिए, तो उसके लिए सारे सपोर्ट्स, जो भी गाइडेंस है वो टाइम टू टाइम आपको मिलते रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटीज ITI में अवेलेबल होती है। फिर कैरियर अपॉर्चुनिटीज हमारे MMV के ट्रेड में पास आउट होने के बाद कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज है कैरियर डेवलप करने के लिए। तो प्राइवेट जॉब में तो ज्यादातर जो ट्रेनीज होते हैं MMV का कोर्स पास आउट करने के बाद टेक्नीशियन का जॉब करते हैं। कहाँ पे? ऑथोराइज वर्कशॉप में या फिर प्राइवेट गैरेज में। ठीक है, टेक्नीशियन मतलब क्या होता है, किसी को पता है? टेक्नीशियन नहीं पता है? पहले ही हमने बोला कि ये टेक्निकल कोर्स है, इंजीनियरिंग कोर्स है। तो हमारा जो कोर्स है ऑटोमोटिव सेक्टर का कोर्स है, और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में जो टेक्नोलॉजी का यूज होता है, जो टेक्नोलॉजी का यूज करके गाड़ियां बनती है, और वो गाड़ियों में जो मेंटेनेंस, जो रिपेयर का काम करना होता है, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी यूज हुई है ना, उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। तो उस टेक्नोलॉजी का हमें नॉलेज होना चाहिए और उसकी रिपेयर मेंटेनेंस करने की स्किल होनी चाहिए। तो ये स्किल, ये नॉलेज जिसमें है उसे टेक्नीशियन कहा जाता है, कि वो गाड़ी को रिपेयर कर सके, उसमें जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम है वो समझ पाए और उसे सॉर्ट आउट कर पाए। सर्विस एडवाइजर का जॉब आपको मिल सकता है अगर आपके पास कस्टमर को हैंडल करने की एबिलिटी है, आप अच्छे से कन्विंस कर पा रहे हो, गाड़ियों के प्रॉब्लम्स को समझ पा रहे हो, सामने वाले को समझा पा रहे हो, गाड़ियों में क्या क्या काम हुआ है, इस वजह से ये पार्ट डालना पड़ा, इतना इसमें कॉस्ट हुआ, इतना लेबर हुआ, इतना इसमें पार्ट्स डाले, ये सारा पूरा नॉलेज अगर आपके पास है और एक वर्कशॉप में आप आने वाले कस्टमर को हैंडल कर पा रहे हो, तो आप सर्विस एडवाइजर का जॉब अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो उसमें वॉक इन कस्टमर आते हैं गाड़ी की सर्विस कराने के लिए। ठीक है, तो अपनी गाड़ी लेके आएंगे वो, और वो अपनी लैंग्वेज में बोलेगा कि मेरी गाड़ी में ये प्रॉब्लम है। आपको कस्टमर का वॉइस तो लिखना है जॉब कार्ड में, लेकिन वर्कशॉप में समझ में आए ऐसे टेक्निकल लैंग्वेज में भी वो प्रॉब्लम लिखना है। ठीक है, जैसे कि कस्टमर बोलेगा उसमें बेल्ट की आवाज आ रही है, तो कस्टमर बोलेगा उसमें चुई चुई आवाज आ रही है, उसको पता नहीं है बेल्ट की नॉइज है, वो बोलेगा कुछ भी बोलेगा। तो हमें क्या लिखना है कि बेल्ट नॉइज, स्क्विरल मतलब गिलहरी, गुजराती में उसको खिसकोली बोलते हैं। कैसी आवाज करती है? बेल्ट की आवाज ऐसी ही होती है। तो हमें टेक्निकल वर्ड यूज करना होता है, तो ये आप धीरे धीरे सीख जाओगे। तो MMV का कोर्स करके आप टेक्नीशियन का जॉब कर सकते हो, सर्विस एडवाइजर का जॉब कर सकते हो, सेल्स एग्जीक्यूटिव, जो नई गाड़ी बिकती है तो उसमें भी कस्टमर को कन्विंस करना होता है, तो उसके लिए मार्केट में जो भी अलग अलग कंपनियों की गाड़ियां हैं, वो गाड़ियों का नॉलेज आपको होना चाहिए, उसमें कौन कौन से फीचर्स है वो सब आपको पता होना चाहिए। समझ में आया? और फिर आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, उस कंपनी में जो मॉडल है वो मॉडल बाकी की गाड़ियों से बेहतर कैसे हैं, आपको कस्टमर को कन्विंस करना है कि ये गाड़ी ही सबसे बेहतर है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सबसे अच्छी ही गाड़ी है, लेकिन आप उस कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको वो मॉडल बेचना है। तो सेल्स एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, एक तो आपकी सैलरी होती है 10, 12, 15 हजार फिक्स, और अगर आप जितने आपको टारगेट दिया गया है कि एक महीने में इतनी गाड़ी आप बेचोगे, तो आपको पर व्हीकल, पर कार आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब ऐसी है कि आपको सैलरी तो मिलती ही है, उसके ऊपर इंसेंटिव मिलेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि 15,000 सैलरी है और 25,000 इंसेंटिव मिलता है, 30,000 इंसेंटिव मिलता है, 50,000 इंसेंटिव मिलता है। तो ये जॉब भी अच्छी है, और उसमें एसी के वर्कशॉप में बैठना है, अच्छा ड्रेसिंग होता है। ठीक है, तो अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, पर्सनालिटी भी मैटर नहीं करती, अगर आपके पास कन्विंसिंग पावर अच्छा है,
आप गाड़ी को, उसके फीचर्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो, तो ये जॉब भी कर रहे हैं। अभी जो एक दिव्य सांबलिया करके पास आउट ट्रेनी हुआ है 78 बैच का, इंटरव्यू देने गया, पास आउट हो गया, उसको 12,000 पर मंथ सैलरी ऑफर की और इंसेंटिव मिलेगा। तो उसके पास है, वो पहले से वही काम कर रहा था, ठीक है। जैसे ही सर्टिफिकेट आया तो वो जॉब पे लग गया। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब्स तो रेलवे में, ओएनजीसी में, म्युनिसिपल एंड स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, आर्मी में, एयरलाइंस में, ये सारी जगह पे आपको टेक्नीशियन का पोस्ट पे और अन्य अलग अलग पोस्ट पे आपको जॉब मिल सकती है। लेकिन उसके लिए आपको जो हमारा जो कोर्स है एमएमवी का, उसमें आपको अच्छे परसेंटेज लाने होंगे, क्योंकि ये जो अच्छी जॉब्स होती है उसके लिए परसेंटेज मैटर करता है। कंपनी उसमें रिक्रूटमेंट में उसमें लिखा होता है कि इतने परसेंटेज से कम, फॉर एग्जांपल 75% से कम को अलाउड नहीं करेंगे। तो आपके परसेंटेज अगर हाई होंगे तो आपका चांसेस ज्यादा रहेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, मेहनत करना होगा अभी, तो उसका फल आपको फ्यूचर में मिलेगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, किसी को पता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या है? स्वरोजगारी, खुद का धंधा, खुद का बिजनेस जो चालू करेंगे उसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो उसमें आप तो सबसे पहले कम से कम खर्चों में पैसे मतलब इन्वेस्टमेंट करके आप गैरेज स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको नॉलेज होना चाहिए। फिर वर्कशॉप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। गैरेज और वर्कशॉप में क्या फर्क है कि गैरेज एक इनिशियल स्टेज पे बनाया हुआ छोटा सा वर्कशॉप है जिसमें इतनी फैसिलिटीज नहीं होती है। आपके पास लिफ्ट नहीं होती है, आप जैक का यूज करके गाड़ी के नीचे काम करते हो, आपके पास वॉशिंग, वैक्यूमिंग, एसी का, ठीक है, ये सारी फैसिलिटीज नहीं होती है, ठीक है। गैरेज आप इनिशियल लेवल पे स्टार्ट करके एक्सपीरियंस ले सकते हो, अपना कस्टमर का नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद पार्टनरशिप में आप ऑथोराइज वर्कशॉप भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सूरत आईटीआई में एमएमवी का कोर्स किया हुआ जो ट्रेनी था, ठीक है, उसने टाटा मोटर्स में 5, 7, 8 साल काम किया। फिर पार्टनरशिप में उसने टाटा मोटर्स का ऑथोराइज वर्कशॉप खोला है, बेस्तान में है और मगोब में है, सूरत में। दो वर्कशॉप है उसके ऑथोराइज, और उसका साल का 3 से 4 करोड़ का टर्नओवर है। तो अगर आप एमएमवी का कोर्स करो और प्रॉपर एक्सपीरियंस लो, ठीक है, और कस्टमर का नेटवर्क भी आप क्रिएट करो। कस्टमर नेटवर्क मतलब आप जो गाड़ी में काम कर रहे हो तो उसका कस्टमर के साथ सीधा आपका कांटेक्ट होना चाहिए। तो आपको ढूंढते हुए कस्टमर आएंगे कि भाई ये टेक्नीशियन है, उसके पास ही मेरी गाड़ी रिपेयर करवानी। हम भी करते हैं ना, हमारी गाड़ी जो अच्छा जो कोई होता है या हमारे पहचान वाला होता है तो हम उसके पास जाते हैं कि भाई मेरी गाड़ी तुम ही रिपेयर करना। तो वर्कशॉप कौन सा है वो मैटर नहीं करता है, हम किसके पास जाते हैं, हम जिसको पहचानते हैं या जिसके ऊपर हमारा ट्रस्ट है कि भाई ये बंदा सही है, ये टेक्नीशियन सही है, उसके पास गाड़ी लेके जाते हैं। वैसे ही जब आप पूरा ये 5 साल, 8 साल, 2 साल जितना भी वर्कशॉप में, गैरेजेस में काम करोगे तो कस्टमर के साथ एक रिलेशन क्रिएट करना है, अपना फोन नंबर शेयर करना है। ऑथोराइज वर्कशॉप में ये अलाउड नहीं है, आप कस्टमर के साथ सीधा बात नहीं कर सकते एज अ टेक्नीशियन। वो किसका काम है, सर्विस एडवाइजर का। लेकिन एक बार आया कस्टमर, 2 बार आया, 3 बार आया तो धीरे धीरे हो जाता है, ठीक है। हमारे आजू बाजू की गाड़ी हम लोग लेके जाते हैं, समझ में आया? तो आप अपना वर्कशॉप भी स्टार्ट कर सकते हो। व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, स्टार्टर मोटर सर्विस, बैटरी सर्विस, एसी सर्विस, ये सारा काम भी आप अगर अच्छे से सीख जाओगे तो अलग से उसका भी आप वर्कशॉप सर्विस स्टेशन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर स्पेयर पार्ट डिपार्टमेंट, किसी भी ऑथोराइज वर्कशॉप में आप जाओगे तो आपकी गाड़ी में, कस्टमर की गाड़ी में जो भी पार्ट्स डालना होता है तो वो पार्ट्स पैसे देके नहीं खरीदना होता है। जो सर्विस एडवाइजर ने जो जॉब कार्ड बनाया हुआ होता है उस जॉब कार्ड पे वो पार्ट इश्यू होता है स्पेयर पार्ट डिपार्टमेंट के थ्रू। तो वहां पे हजारों पार्ट्स ऐसे लगे हुए होते हैं, तो कौन सा पार्ट कहाँ पे रखा। स्पेयर पार्ट डिपार्टमेंट जो होता है वर्कशॉप में, उसमें गाड़ी जो वर्कशॉप में सर्विस के लिए आती है उसमें अलग अलग
पार्ट्स डालने के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो हर एक ऑथोराइज वर्कशॉप में अलग से स्पेयर पार्ट डिपार्टमेंट बनाया गया होता है। तो उसमें क्या होता है कि सर्विस एडवाइज़र जो जॉब कार्ड बनाता है उसमें स्पेयर पार्ट डिपार्टमेंट के थ्रू पार्ट्स इश्यू होते हैं। तो ये काम अगर आप सीख जाओ कि कौन सी गाड़ी में कौन सा पार्ट्स फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है, मतलब ज़्यादा यूज़ होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स कम यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, ब्रेक पैड्स, ये एयर फिल्टर वगैरह ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो उसका ज़्यादा स्टॉक रखना होता है। जो कम यूज़ होते हैं इंजन और हैवी गियर बॉक्स के सिस्टम के पार्ट्स होते हैं, ठीक है, तो उसको कम स्टॉक में रखना होता है। फिर स्पेयर पार्ट डिपार्टमेंट में कौन सा पार्ट कहाँ पे रखा है, वो कैसे मैनेज करना है, तो उसके लिए वर्कशॉप में 5S सिस्टम है, वो क्या है वो भी हम सीखेंगे। लेकिन ये काम अगर आप सीख जाओ तो आप अपना स्पेयर पार्ट का स्टोर अलग से स्टार्ट कर सकते हैं, तो उसमें भी अच्छी खासी इनकम हो सकती है। फिर हो गया, तो कैरियर अपॉर्चुनिटीज में इतना है। फिर आगे हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज, इसमें हमने देखा क्या कर सकते हैं हायर एजुकेशन में। तो ITI का MMV का 2 साल का जो कोर्स है हमारा वो 10+2 है कोर्स, ठीक है ना। तो 10वीं के बाद 2 साल का हम कोर्स करेंगे और 12th की इंग्लिश की एग्जाम पास आउट करेंगे तो हमको 12th इक्विवेलेंट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके बेस पे हम आगे पढ़ाई भी कर सकते हैं और 12th के बेस की जो जॉब्स होती है उसके लिए भी हम एलिजिबल हो जाते हैं। दूसरा है डिप्लोमा इंजीनियरिंग में किसी भी स्ट्रीम में आपको 3rd सेमेस्टर में मतलब दूसरे साल में एडमिशन मिल सकता है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग का कोर्स 3 साल का होता है, तो क्योंकि आपने MMV का इंजीनियरिंग ट्रेड में 2 साल का कोर्स किया हुआ है तो आपको सीधे दूसरे साल में मतलब आपको 2 साल का ही कोर्स करना होगा और आप इंजीनियर कहलाओगे। डिप्लोमा इंजीनियरिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा। ITI SI की जॉब, मतलब हम लोग यहाँ पे ITI में एज अ सुपरवाइजर इंस्ट्रक्टर जॉब कर रहे हैं। तो हमने ये जॉब कैसे हासिल की, तो हमने डिप्लोमा इंजीनियरिंग डिग्री, मास्टर डिग्री ये सब करके हमें ये जॉब मिली है। आपने ITI किया हुआ है तो ITI करने के बाद भी आपको अगर ये जॉब के लिए एलिजिबल होना है तो उसके लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले NTC और NSC, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फिर DGT के द्वारा NCI का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जो CITS जो कोर्सेज चालू है उसकी मैं आपको एड्रेस भी दूंगा, वेबसाइट की लिंक भी दूंगा, सब मैं आपको साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, आप लोग क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम में है, लेकिन क्राफ्ट्समैन को ट्रेनिंग देना है तो उसके लिए क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग चाहिए। हमको जो ट्रेनिंग मिलती है वो क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग है जो कि क्राफ्ट्समैन को ट्रेनिंग दे सके। तो ये कोर्सेज भी है ट्रेनिंग सेंटर में। तो ये सारे कोर्सेज जो अवेलेबल है उसमें से आप कोई कोर्स कर लो तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए, नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट चाहिए। और आपको लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। इतने क्राइटेरिया में आप राइट मार्क कर देते हो तो आप ITI में सुपरवाइजर इंस्ट्रक्टर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। बुक्स एंड सिलेबस, तो बुक्स मिलेगी निमी की वेबसाइट पे, अगर आपको ऑनलाइन परचेस करना है तो कर सकते हैं। हम जो बुक्स मंगाने वाले हैं वो हमारे लोकल यहाँ से जो हमारी लोकल लैंग्वेज में जो प्रकाशित होती है वहाँ से मंगाएंगे, ठीक है। किसी को अगर इंग्लिश लैंग्वेज में चाहिए, हिंदी लैंग्वेज में चाहिए, अलग अलग लैंग्वेज में अवेलेबल है। सेंट्रल स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता, कलकत्ता में ये इंस्टीट्यूट है। CSTARI kolkata.gov.in ये उनकी वेबसाइट है। ये वेबसाइट पे हम अपने ट्रेड का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो सिलेबस है वो
हमारा जो कोर्स है वो NSQF लेवल 4 का है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, उसका लेवल 4 है। लेवल 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। वर्जन 2.0 है, हमारे सिलेबस का वर्जन 2.0 है। ये रिवाइज हुआ है जुलाई 2022 में। और इसमें जो लर्निंग आउटकम्स है, ये लर्निंग आउटकम्स कितने हैं, तो फर्स्ट ईयर में 15 है और सेकंड ईयर में 12 है। लर्निंग आउटकम्स क्या है, आप यहां से क्या सीखे। फॉर एग्जांपल इंजन का टॉपिक कंप्लीट हो गया, तो इंजन में के टॉपिक में से आप क्या क्या सीखे, आपको कौन कौन सी स्किल हासिल हुई, तो उसका असेसमेंट होगा। तो एक फर्स्ट ईयर में 15 टाइम असेसमेंट होगा, जिसे फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाएगा, और सेकंड ईयर में 12, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट और सबमेटिव असेसमेंट, दो प्रकार के असेसमेंट होते हैं। जो ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपका असेसमेंट होगा वो लर्निंग आउटकम के बेस पे होगा, उसे फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाएगा। और एक साल कंप्लीट होने के बाद आपको जो फाइनल एग्जाम देनी होगी उसे सबमेटिव असेसमेंट कहा जाएगा। तो ये असेसमेंट और सर्टिफिकेशन का पूरा डिटेल्स है। तो अगर आपको लर्निंग मटेरियल्स डाउनलोड करना है, वीडियोस देखना है, फिर आपको क्वेश्चन बैंक डाउनलोड करनी है, तो ये bharatskills.gov.in की वेबसाइट है, उसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। पास रेगुलेशन, इसका क्या मतलब होता है कि जो आप प्रैक्टिकल एग्जाम दोगे उसमें पास होने के लिए आपको 60% मार्क्स चाहिए। समझ में आया? जैसे कि असेसमेंट के आपके मार्क रखे जाएंगे फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, फर्स्ट सेम, सेकंड सेम के, ठीक है। तो जो लर्निंग आउटकम के बेस पे आपका जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा उसमें 100 में से मार्क हम रखेंगे। तो पहले 6 महीने के 100 में से मार्क रखेंगे, तो उसमें आपको पास होने के लिए कितने मार्क चाहिए, 60%, कम से कम 60 मार्क्स चाहिए। 60 से कम होंगे तो फेल। और जो थियरी की एग्जाम ली जाएगी, वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, तो उसमें कितने परसेंटेज चाहिए मार्क, 33%। अभी जो सीबीटी की एग्जाम की पैटर्न है उसमें जो चेंजेस हुए हैं वो आपको मैं अलग से दिखाऊंगा। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, ट्रेड थियरी मतलब मैकेनिक मोटर व्हीकल का जो सिलेबस है उसमें थियरी वो ट्रेड थियरी है। फिर ट्रेड प्रैक्टिकल मतलब मैकेनिक मोटर व्हीकल का जो ट्रेड है उसमें जो प्रैक्टिकल है वो ट्रेड प्रैक्टिकल, उसकी दोनों की अलग से एग्जाम होती है। और हमें पता है कि ट्रेड थियरी में पास होने के लिए 33% चाहिए और प्रैक्टिकल में पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए, 60%। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, जिसे मैथ्स कह सकते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है, जो आप स्कूल में ड्राइंग करके आए वो नहीं, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है। फिर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, रोजगार चाहिए, आपको जॉब चाहिए, तो उसके लिए आपके अंदर कौन कौन सी स्किल होनी चाहिए। ये टेक्निकल स्किल तो चाहिए ही, लेकिन आपको इंटरव्यू में पास होने के लिए आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे होगा, तो उसके लिए ये कैसे लैंग्वेज आपकी कैसी होनी चाहिए, कैसे बोलना है, इंग्लिश कैसा होना चाहिए, ये सारा जो आपका पर्सनल ग्रोथ होना चाहिए उसके लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है। तो इतने सारे सब्जेक्ट है। आपका रोल आईटीआई में क्या होना चाहिए, कौन बोलेगा? यहाँ पे क्या, यहाँ आके क्या करना है आपको, बोलो, बोल। अटेंडेंस 80% चाहिए, उसके लिए आपको रेगुलर यहाँ पे आना होगा। डिसिप्लिन में रहना है, कैसा डिसिप्लिन, तो आपका ड्रेसिंग सेंस, फिर सेफ्टी के हिसाब से जब प्रैक्टिकल करते हो तो लूज फिटिंग, लूज कपड़े नहीं पहनने, आई कार्ड भी निकाल देना है, ठीक है। हाथ में लूज कुछ भी पहनना नहीं है जिससे इंजरी हो, ठीक है ना। तो ये सारा डिसिप्लिन है। और डिसिप्लिन क्या है, जो आपको यहाँ पे होमवर्क दिया जाएगा, होमवर्क मतलब ज्यादातर काम यहीं पे करना है, लेकिन अगर कुछ रह जाता है तो घर से भी कंप्लीट करके आना है। थियरी का जो लेसन है,
फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग में है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में है, प्रैक्टिकल जर्नल में जो करना है, तो वो सारा टाइम टू टाइम कंप्लीट करते रहना है। फिर जब आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है, ठीक है। फिर और क्या है बोलो, सूटेबल बिहेवियर होना चाहिए। सूटेबल बिहेवियर मतलब क्या है कि हम अभी थियरी के लिए, हमारा थियरी क्लास चालू है, ठीक है, तो आप लोग बैठ के अगर मोबाइल में ऐसे ही टाइम पास करते रहोगे, यहाँ पे ध्यान नहीं दोगे, ठीक है, फिर जब मैं सवाल करूंगा तो आपको पता ही नहीं होगा कि क्या सवाल किया, सर ने क्या पढ़ाया, तो ऐसा नहीं चलेगा। जो काम जब हो रहा है उस काम में आपको प्रॉपर ध्यान देना है और उसको, जो बिहेवियर आपका कैसा होना चाहिए कि ट्रेनिंग अच्छे से अच्छे हो, ऐसा बिहेवियर होना चाहिए। प्रैक्टिकल के टाइम पे आपको प्रैक्टिकल के लिए रेडी रहना है। जो प्रैक्टिकल के लिए पहले हम डेमो देंगे तो उसमें प्रॉपर ध्यान देना है। फिर जब आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है तो वो सूटेबल होना चाहिए। सूटेबल मतलब क्या कि आपके साथ जैसे कि 5 के ग्रुप में आप प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है, तो मैं करूं ऐसे करके ऐसा बिहेवियर नहीं करना है। 1 by 1 टूल्स का प्रॉपर यूज कैसे करना है, ठीक है, मशीन को कुछ डैमेज ना हो, हमको कुछ इंजरी ना हो, हमारे साथ ग्रुप में जो काम कर रहे हैं उसको कुछ इंजरी ना हो, और अच्छे से हम सब सीख पाए, ऐसा सूटेबल बिहेवियर होना चाहिए। दूसरे ट्रेड के सर मैडम आएंगे तो उसको भी रिस्पेक्ट करना है। ऐसा तो है नहीं कि हम ही सिर्फ आपके मतलब सर मैडम है यहाँ पे, ठीक है, सबको रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। टिप्स टू बिल्ड योर कैरियर, हमने एमएमवी का कोर्स कंप्लीट कर लिया। फिर अच्छे से अच्छा कैरियर कैसे डेवलप करना है, ठीक है, तो उसके लिए टिप्स क्या है कि पार्ट टाइम जॉब करना है। उससे क्या होगा कि आपके पास यहाँ पे थियरी और प्रैक्टिकल का नॉलेज तो आपको मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ एक्चुअल वर्कशॉप में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जो काम करना होता है, जो वहाँ का एटमॉस्फेयर होता है, वहाँ आपको कैसे बिहेव करना है, वहाँ के माहौल से आप अगर आदी हो जाओगे तो एमएमवी का कोर्स में पास आउट होने के बाद आपको जॉब करना इजी रहेगा। आप दूसरों की कंपैरिजन में जल्दी ज्यादा फास्ट ग्रो कर जाओगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जैसे हमने बताया कि आप सर्विस एडवाइजर का जॉब कर सकते हो, आप सेल्स एग्जीक्यूटिव का जॉब कर सकते हो, ठीक है, तो उसके लिए पर्सनालिटी को डेवलप करना है। इंटरव्यू में पास होने के लिए आपको बोलना सीखना पड़ेगा। आपके पास नॉलेज है, लेकिन सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि इसे आ रहा है या नहीं, इसे कुछ प्रैक्टिकल थियरी का नॉलेज है कि नहीं, सामने वाले को कैसे पता चलेगा। अगर आप, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या प्रैक्टिस रखी है कि आपको सामने इधर आना है और जो भी आपको समझ में आए आपको बोलना है, तो धीरे धीरे वो भी सारी स्किल डेवलप हो जाएगी। एड ऑन स्किल्स, एड ऑन स्किल्स क्या है, किसी को पता है एड ऑन स्किल्स किसे कहा जाएगा? हमने पहले डिस्कस किया कि सेल्स एग्जीक्यूटिव के जॉब में आपको इंसेंटिव भी मिलता है, सैलरी तो मिलती है, तो इंसेंटिव लेने के लिए क्या करना होगा, आपको टारगेट दिया जाएगा कि 1 महीने में इतनी गाड़ी बेचनी है, ठीक है, उसमें भी जो मॉडल कम बिकता है उस पे ज्यादा इंसेंटिव मिलता है। समझ में आया? फॉर एग्जांपल मारुति सुजुकी में हमने एग्जांपल लिया, नेक्सा प्लेटफॉर्म पे एस क्रॉस इतनी ज्यादा अगर नहीं बिक रही है तो उस पे 10,000 15,000 का इंसेंटिव मिल सकता है आपको। तो गाड़ी ज्यादा बिके उसके लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले सभी गाड़ियों का नॉलेज होना चाहिए आपको। मार्केट में एस क्रॉस की कंपैरिजन में कौन कौन सी गाड़ियां हैं, वो गाड़ियों में कौन कौन के फीचर्स होते हैं, उसकी प्राइस क्या होती है, एस क्रॉस में कौन कौन के फीचर्स है, वो गाड़ियों के कंपैरिजन में एस क्रॉस कौन कौन से पॉइंट पे ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है, ज्यादा बेहतर आउटपुट दे रही है। तो ये सारा जो नॉलेज है अगर आप अभी से उसको इनपुट बराबर करने लग जाओगे तो जब आपका जॉब का टाइम आएगा तो आपके पास इतना सारा नॉलेज होगा जो एड-ऑन्स कहलाया जाएगा। ये यहाँ पे सिलेबस में नहीं है, ये सब चीजें ये बाहर की चीजें हैं जो अगर आप अपने अंदर पहले से जमा करने लग जाओगे तो जॉब के टाइम में आपको एक बूस्टर मिलेगा। वो सेल्स एग्जीक्यूटिव के जो रूप में आप अगर जॉब करोगे
तो अच्छे से बेहतर आप मतलब परफॉर्म कर पाओगे और अपना जो कैरियर है वो अच्छे से ग्रो कर पाओगे। तो ये एक एग्जांपल दिया, ऐसे कई सारे स्किल है, ठीक है। एसी का हो गया, स्टार्टर मोटर बैटरी का हो गया। कल हमने एक गाड़ी हम लोग गए थे, ब्रेक डाउन हुआ था तो, और गाड़ी चालू करने जाओ तो चालू ही नहीं हो रही थी, क्रैंक ही नहीं हो रहा था इंजन, ठीक है। तो हमारी गाड़ी लेके गए, जंप स्टार्ट करने के लिए हाई टेंशन वाले केबल लेके गए, ठीक है, और हमने जंप स्टार्ट कर दिया। तो गाड़ी को जंप स्टार्ट कैसे करना है वो भी हम सीखेंगे। तो ये सारी चीजें हम सीखते जाएंगे धीरे धीरे करके प्रैक्टिकल, ऐसे एक्चुअल में जाना पड़ेगा कहीं पे काम पे, तो ये सारी चीजें काम लगेगी। तो ये हमारा जो पहला नंबर का जो लेसन था क्या है, इंट्रोडक्शन टू आईटीआई, इंट्रोडक्शन टू ट्रेड। उसमें जितने सारे टॉपिक्स थे 1 बाय 1 हमने कवर कर लिए। अगर फिर भी अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ लीजिए। किसी को कोई सवाल है, आपके मन में अगर कोई सवाल है तो पूछिए, आप पूछेंगे, एक अगर सवाल करेगा तो सबको पता चलेगा।